Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the Young Doctors. In previous lecture, we have studied about the metabolism of very low density lipoproteins. In this lecture, we will study the metabolism of very low density lipoproteins. अब ये जो हमारे पास वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स ये बनी कैसे थी? जब हमारे पास वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म हुआ, वहां से हमारे पास टैग सी ब्रेकडाउन हुई लिपोप्रोटीन लाइपेज की मौजूदगी में और हमारे पास बना इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन। वहां से हमारे पास क्या हुआ कि एपो C2 और एपो E हमारे पास दोबारा से मूव हो गई, HDL के बाद दोबारा रिसाइकल हो गई। देन हमारे पास जो स्ट्रक्चर बना था उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है। अब ये जो हमारे पास लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, इसका हमारे पास साइज कम होता है रिलेटिव टू वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और इसकी डेंसिटी इंक्रीज होती है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन से ज्यादा। अब ये हमारे पास जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स और कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन ज्यादा है, जबकि हमारे पास जो ट्राई सेल कोलेस्ट्रॉल है उसकी कंसंट्रेशन कम है। और इसके ऊपर जो हमारे पास लिपोप्रोटीन आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है ApoB100। अब शुरू करते हैं कि हमारे पास लिपोप्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। सबसे पहले है कि रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होती है। अब यहां तक हमारे पास लिपोप्रोटीन लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बन गया, इसने मूव करना है एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज में। अब ये जो सारा मैकेनिज्म है ये हमारे पास जब काइलोमैक्रोन्स या लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स दोबारा लिवर के पास जाते हैं और उधर जाके लिवर के अंदर इनकी जो ब्रेकडाउन होती है वो, और जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज में ब्रेकडाउन हो रही है वो सिमिलर होती है। किस तरह सिमिलर होती है? सबसे पहले क्या होता है कि इसने करना क्या होता है, इसने करना होता है कि कोलेस्ट्रॉल को टिश्यूज के अंदर डिपॉजिट करवाना होता है। और हमारे पास जो टिश्यूज होता है एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू जहां पे हमारे पास लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का जाके मेटाबॉलिज्म होना है, उसके ऊपर हमारे पास जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे पास ApoB100 को भी सेंस करते हैं और ApoE को भी सेंस करते हैं। तो इस वजह से उनको हम कहते हैं ApoB100 ApoE रिसेप्टर्स कहते हैं, क्योंकि वो हमारे पास ApoE को भी हमारे पास जिन मॉलिक्यूल्स के ऊपर ApoE लगा हुआ होगा उसको भी इनटेक कर लेंगे और जिनके ऊपर ApoB100 लगा हुआ होगा उसको भी इनटेक कर लेंगे। ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होती है ये किस तरह होती है? सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं और वो हमारे पास क्या बनाते हैं, पिट्स बनाते हैं। क्या होते हैं इस डायग्राम में आ जाएं। ये हमारे पास है लो एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू है, ये उसका सेल मेम्ब्रेन है। अब इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे पास रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं। जो हमारे पास लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स के रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। एक ये बात आपने याद रखनी है। दूसरा हमारे पास ये बनाते हैं, पिट्स बना देते हैं। पिट्स मीन ये खड्डे से बना देते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। और तीसरी आपने एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे हमारे पास होती है एक प्रोटीन जो कि इन पिट्स को सराउंड किया हुआ होता है, उस प्रोटीन को कहते हैं क्लेथरिन प्रोटीन। ठीक हो गया। पहली बात ये कि हमारे पास लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जो है वो हमारे पास उसके जो रिसेप्टर्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं। देन हमारे पास पिट्स बनाते हैं और पिट्स के सराउंड हमारे पास एक प्रोटीन होती है जिसको क्लेथरिन प्रोटीन कहते हैं। देन हमारे पास जो सेकंड स्टेप है इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन आया वो हमारे पास इस जो पिट है इसके साथ लगा, रिसेप्टर जो उसको सेंस किया और वो क्या हो गया, एंडोसाइटोस्ड हो गया। ठीक है। सेकंड में क्या हो गया, एंडोसाइटोस्ड हो गया। अगर हमारे पास क्या हो, इधर रिसेप्टर्स मौजूद ना हो और ये एंडोसाइटोस ना हो रहा हो, तो इधर हमारे पास लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है और इसको हम कहते हैं कि फेमिलियर टाइप 2 हाइपरलिपिडीमियास कहते हैं। इसका लेक्चर अलग है, आप वहां से देख सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिडीमियास के बारे में मैंने उसकी डिफरेंट टाइप्स, उसके सिम्टम्स, उसके ट्रीटमेंट के बारे में मैंने अलग वीडियो बनाई है, आप उधर से जाके देख सकते हैं। क्या हुआ कि हमारे पास लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन आया, इस पिट के ऊपर लगा, रिसेप्टर से उसको रिसेप्ट किया और उसको इनगल्फ, एंडोसाइटोसिस की मौजूदगी में इनगल्फ कर लिया और हमारे पास एक वेजिकल बन गया। अब इस वेजिकल के इर्द गिर्द हमारे पास प्रोटीन है, क्लेथरिन प्रोटीन है। इसके अंदर हमारे पास जो रिसेप्टर्स हैं वो भी हैं और हमारे पास लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का जो मॉलिक्यूल है वो भी है। थर्ड स्टेप में क्या होता है
जो हमारे पास एलडीएल है लूज करता है अपना जो क्लेथरिन कोट है उसको लूज करता है। थर्ड स्टेप में क्या होता है कि हमारे पास लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स के ऊपर से जो क्लेथरिन कोट है ये रिमूव होता है और ये दोबारा जाके हमारे पास जो कोटेड पिट्स है उसके ऊपर लग जाता है और ये रिसाइकल हो जाता है। फोर्थ स्टेप में क्या होता है हमारे पास जो पीएच है, पीएच इसकी कम हो जाती है क्योंकि क्लेथरिन प्रोटीन निकल गया, पीएच कम हो गई। पीएच क्यों कम हो गई? हमारे पास प्रोटॉन पंप की एक्टिवेशन हुई जिसकी वजह से पीएच इसकी कम हुई। पीएच कम होने की वजह से ये जो रिसेप्टर्स थे ये इस जो हमारे पास वेजिकल था उधर से सेपरेट होना शुरू हो गए। जब ये सेपरेट हुए तो आहिस्ता आहिस्ता ये हमारे पास एक अलग न्यू वेजिकल बना दिया और ये वेजिकल जाके दोबारा से हमारे पास मेम्ब्रेन में फ्यूज हो जाएगा और ये रिसेप्टर दोबारा से सेल मेम्ब्रेन में यूज हो जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास क्या हुआ कि सबसे पहले काइलोमाइक्रोन सबसे पहले लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन आया, वो हमारे पास लगा पिट्स के ऊपर और हमारे पास एक एंडोसाइटोज वेजिकल बन गई। उस वेजिकल के गिर्द हमारे पास क्लेथरिन प्रोटीन थी और उसके अंदर हमारे पास लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन था और हमारे पास रिसेप्टर्स थे। देन क्या हुआ कि हमारे पास क्लेथरिन का जो कोड था क्लेथरिन प्रोटीन का वो हमारे पास रिमूव हुआ, दोबारा रिसाइकल होके हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के पास चला गया। फिर क्या हुआ कि इस जो वेजिकल थी इसकी पीएच कम हो गई प्रोटॉन्स पंप्स की वजह से और हमारे पास इसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारे पास रिसेप्टर्स थे वो हमारे पास इस वेजिकल से अलग होना शुरू हुए। अलग हो गए, उन्होंने अपना एक वेजिकल बनाया और वो जाके हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हुआ और उधर जाके रीयूज हो गया। देन क्या होता है हमारे पास फिफ्थ स्टेप में क्या होता है कि जो ये हमारे पास वेजिकल बन गया था जिसमें हमारे पास अब सिर्फ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स रह गया था, उधर से हमारे पास क्या थे रिसेप्टर्स भी निकल गए, क्लेथरिन प्रोटीन भी निकल गई। अब सिर्फ क्या उस वेजिकल में रह गया, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स रह गया। उस वेजिकल को कहेंगे हम एंडोसोम कहेंगे। अब ये जो एंडोसोम है ये हमारे पास लाइसोसोम के साथ कंबाइन होगी और लाइसोसोम उसकी क्या करेगा, डिग्रेडेशन करेगा। कौन से एंजाइम की वजह से? लाइसोसोमल एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम की मौजूदगी में इसकी डिग्रेडेशन करेगा और यहाँ से हमारे पास क्या क्या निकलेंगे? यहाँ से हमारे पास निकलेंगे फ्री फैटी एसिड्स निकलेंगे, अमाइनो एसिड निकलेंगे, फॉस्फोलिपिड्स निकलेंगे और फ्री कोलेस्ट्रॉल निकलेगा। डायग्राम में आ जाए। यहाँ से हमारे पास क्या था, इधर ये जो एंडोसोम था इसके साथ हमारे पास क्या मिला, लाइसोसोम आके लगा और इसकी लाइसोसोम ने डिग्रेडेशन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ लाइसोसोम एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम की मौजूदगी में। और जब इसकी डिग्रेडेशन कराई तो यहाँ से हमारे पास क्या बना, अमाइनो एसिड निकला, फ्री फैटी एसिड निकला, कोलेस्ट्रॉल निकला और हमारे पास कुछ फोस्फोलिपिड्स निकले। ठीक हो गया। अब ये जो अमाइनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आगे सेलुलर फंक्शंस में यूज हो गए। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल है इसके डिफरेंट फेट है। अब ये कोलेस्ट्रॉल किस तरह रेगुलेट कर रहा है कि हमारे पास लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन आएगा और उसकी ब्रेकडाउन सारी होगी, वो उसको रेगुलेट भी कर रहा है। अब क्या होगा कि जो हमारे पास एंडोसाइटोज कोलेस्ट्रॉल है या कोलेस्ट्रॉल की हेमोस्टेसिस कैसे होती है। अब कोलेस्ट्रॉल आ गया हमारे पास टिश्यूज में, उसकी ब्रेकडाउन हो गई। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये हमारे पास क्या करेगा, ये हमारे पास जो सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल है उसको कम कर देगा। कैसे कम कर देगा? जो जो हमारे पास एंजाइम होता है HMG को रिडक्टेज जो कि कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये जाके उसको इनहिबिट कर देगा। जब उसको इनहिबिट कर देगा तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस हमारे पास कम हो जाएगी जिसकी वजह से हमारे पास जो टिश्यू है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो मेंटेन रहेगा। क्या है इसमें हमारे पास वो क्या करता है, एक्सप्रेशन ऑफ जीन फॉर HMG को रिडक्टेज उसको क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। क्यों इनहिबिट करता है? जब हमारे पास कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज होता है और इससे क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस डिक्रीज हो जाती है। सेकंड ये हमारे पास क्या करता है, जो हमारे पास होती है LDL रिसेप्टर्स उसकी सिंथेसिस को भी कम कर देता है। अब कोलेस्ट्रॉल हमारे पास टिश्यूज में पहले ही ज्यादा पड़ा हुआ है तो उसके जो रिसेप्टर्स हैं उसकी सिंथेसिस को जब ये डिक्रीज कर देगा तो हमारे पास न्यू रिसेप्टर्स नहीं बनेंगे। जब न्यू रिसेप्टर्स नहीं बनेंगे तो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल कम आएगा। और एक और ये काम करता है कि हमारे पास एस्टेरिफाई कर देता है। जो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल है उसके साथ फैटी एसिड्स को मिलाता है, फैटी एसिड्स को मिलाता है हमारे पास एसाइल को कोलेस्ट्रॉल ट्रांसफरेज की मौजूदगी में, जिसको हम कहते हैं ACAT भी कहते हैं। इसकी मौजूदगी में ये हमारे पास कोलेस्ट्रॉल के साथ फैटी एसिड्स को मिलाएगा और उसको कन्वर्ट करा देगा
कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स में, और ये जो कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स हैं ये हमारे पास स्टोर हो जाते हैं सेल्स के अंदर। इधर देखें, जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या हुआ, इंक्रीज हुआ सेल के अंदर, उसने हमारे पास जो ACAT एंजाइम था उसकी मौजूदगी में कोलेस्ट्रॉल की एस्टरिफिकेशन कराई और उस कोलेस्ट्रॉल को हमारे पास वेसिकल्स के अंदर स्टोर करवा दिया। ठीक हो गया। देन एक और सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास मैक्रोफेज स्क्वेंजर सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है, हमारे पास जो स्क्वेंजर सेल्स होते हैं उसके ऊपर हमारे पास रिसेप्टर होते हैं जिसको हम कहते हैं स्क्वेंजर रिसेप्टर क्लास ए। ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स को बाइंड करता है। अगर तो हमारे पास जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है उसकी केमिकल मॉडिफिकेशन हुई है, मॉडिफिकेशन इस तरह हुई है कि उसके जो हमारे पास एपोलिपोप्रोटीन है ApoB100 उसकी ऑक्सीडेशन हुई हुई है, या हमारे पास लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स का कोई केमिकल डिस्टर्ब हुआ है। तो जब केमिकल डिस्टर्ब हुआ है तो वो हमारे पास रिसेप्टर्स को रिसेप्ट नहीं करेगा और सेल के अंदर तो नहीं आएगा ना। तो उसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं जिनको हम कहते हैं कि स्क्वेंजर रिसेप्टर्स होते हैं। वो क्या करते हैं कि हमारे पास जो केमिकली मॉडिफाइड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है वो इस स्क्वेंजर सेल रिसेप्टर्स जो हैं वो इसको हमारे पास क्या करते हैं, रिसेप्ट करते हैं, इसको हमारे पास इनगल्फ करते हैं और इसकी हमारे पास जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है उसकी ब्रेकडाउन करवाते हैं। अब इसकी एक और अगर रेगुलेशन की बात करें, अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज होगा इन द स्क्वेंजर सेल्स में अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज होगा तो हमारे पास जो SR जो स्क्वेंजर रिसेप्टर्स हैं उसकी डाउन रेगुलेशन नहीं होगी। जैसा आपको मैंने बताया, इधर जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज होता है जो हमारे पास LDL रिसेप्टर्स होते हैं एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज में वो हमारे पास कम हो जाते हैं, लेकिन जो हमारे पास स्क्वेंजर सेल्स होते हैं मैक्रोफेज स्क्वेंजर सिस्टम होता है उसके अंदर जब कोलेस्ट्रॉल का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है तो हमारे पास स्क्वेंजर सेल्स जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कम नहीं होते। ठीक हो गया। और इससे हमारे पास क्या होता है, इससे हमारे पास ये होता है कि कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स जो होते हैं वो अकुमुलेट होना शुरू हो जाते हैं सेल्स के अंदर इन द फॉर्म की फॉर्म में वो क्या होते हैं, अकुमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। और ये हमारे पास क्या बनाते हैं, ये हमारे पास प्राइमरी एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक बनाते हैं और हमारे पास आर्टरीज की ब्लॉकेज में ये क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इधर पर मैं आपको दोबारा इसको समराइज करके बताता हूँ। जो हमारे पास है LDL आया, उसने यहाँ पे हमारे पास कोटेड पेट्स के ऊपर लगा जिसके साथ हमारे पास क्लैथरीन प्रोटीन थी और रिसेप्टर से रिसेप्ट किया और एंडोसाइटोस की मौजूदगी में इनगल्फ हो गया। फिर क्या होगा कि हमारे पास क्लैथरीन प्रोटीन निकलेगी और दोबारा सेल के पास चली जाएगी, सेल मेम्ब्रेन के पास। यहाँ से दोबारा क्या होगा, इसकी पीएच कम होगी, पीएच कम होने की वजह से ये हमारे पास जो रिसेप्टर थे वो अलग हुए और दोबारा रिसाइकल हो गए। अब इस LDL के पास जो एंडोसोम बना था इसके साथ लाइसोसोम आके लगेगा, डिग्रेडेशन होगी और वहां से हमारे पास क्या होगा कि अमीनो एसिड, फैटी एसिड, फोस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल निकलेगा। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल है इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं। ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में बन जा सकता है, स्टीरॉइड्स हार्मोन की सिंथेसिस और डिफरेंट टाइप ऑफ सेलुलर फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। अब इस जो कोलेस्ट्रॉल बना था ये हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ रेगुलेशंस भी करा रहा है। अगर तो ये हमारे पास कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा हो गया है तो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल की सेंसेस को भी कम कर देता है। सेंसेस को किस तरह कम करता है कि जो हमारे पास जीन्स होते हैं HMG को रिडक्टेज के उसकी एक्सप्रेशन को कम कर देता है जिसकी वजह से सेंसेस कम हो जाएगी। और दूसरा हमारे पास जो सेंसेस होती है LDL रिसेप्टर्स की उसको भी कम कर देता है। उसको किस तरह कम करता है कि DNA से RNA, RNA से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी apparatus किसी भी लेवल पे आके हमारे पास ये क्या करता है, उसको इनहिबिट करता है और आगे जाके हमारे पास रिसेप्टर्स नहीं बन रहे होते जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज होता है। थर्ड ये क्या करता है कि जो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल फ्री कोलेस्ट्रॉल पड़ा होता है उसके साथ फैटी एसिड्स को मिलाता है और उसको एस्टेरिफाइड कर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ ACAT एंजाइम की मौजूदगी में एस्टेरिफाइड करके उसको स्टोरेज फॉर्म में रख लेता है। तो ये था हमारे पास जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है उसका मेटाबॉलिज्म। अब ये जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है ये हमारे पास, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास बैड कोलेस्ट्रॉल है। बैड कोलेस्ट्रॉल इस वजह से है क्योंकि ये हमारे पास क्या करा रहा है कि जो पेरिफेरल टिश्यूज है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल को अकुमुलेट करा रहा है, उधर कोलेस्ट्रॉल को डिपॉजिट करा रहा है। जब कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होगा तो वहां पे हमारे पास क्या बनेगा, प्लैक्स बनेगी, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक्स बन जाएंगे। जब प्लैक्स बनेंगे तो अगर तो ये हमारे पास क्या है वेसल्स, ब्लड वेसल्स में हो रहा है तो हमारे पास वहां पे आर्टरीज का ब्लॉकेज आ जाएगा।
तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि हमारे पास बैड कोलेस्ट्रॉल है। और ये हमारे पास जो क्रोनिक हार्ट डिजीजेस के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए हमारे पास जो रिस्क फैक्टर है LDL है, वो हमारे पास रिस्क फैक्टर है क्रोनिक हार्ट डिजीज के पेशेंट्स के अंदर। तो ये था हमारे पास LDL का मेटाबॉलिज्म। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर इसमें आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे HDL के मेटाबॉलिज्म के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।